मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज ऐसे सवाल पे जिस पे पूरे देश में चर्चा चल रही है और वो है एमएसपी का। और जब से एमएसपी का सवाल उठा है, चारों तरफ उस पे झूठ और झूठ चले जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे एमएसपी के 10 बड़े झूठ और उनका सच क्या है, ताकि आप टीवी पे जो चीजें आ रही हैं, अखबार में जो दिखाई जा रही हैं, उनके मुकाबले में सच को रख सकें। मैंने कहा झूठ। दरअसल झूठ जो होता है, दुनिया के सबसे बड़े जो झूठ होते हैं, वो अर्ध सत्य होते हैं। मतलब उन सब में एक छोटा सा सच का अंश होता है, तिल के बराबर, और उसके ऊपर पूरा पहाड़ झूठ का खड़ा किया जाता है। तो हम देखेंगे 10 बड़े अर्ध सत्य और उनका पूरा सच। क्योंकि इस वक्त जो एमएसपी का सवाल है, वो देश का सबसे बड़ा सवाल है। किसान सड़कों पे हैं और किसान बिल्कुल एक न्यूनतम बात मांग रहे हैं। किसान केवल ये कह रहे हैं कि सरकार पिछले 60 साल से अपने मुंह से जो किसान को बोल रही है कि भाई इतना आपको हर फसल का न्यूनतम दाम मिलना चाहिए। पिछले 60 साल से सरकार, पहले 17-18 फसलें होती थी, अब 22-23 फसलें हो गई हैं। सरकार, केंद्र सरकार घोषित करती है कि हर फसल का इस सीजन का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब, सरकार कहती है कि आप जाइए फसल को बोलिए, हमारे विचार से इतना तो आपको न्यूनतम मिलना ही मिलना चाहिए। अगर ना मिला तो समर्थन मूल्य का मतलब है कि सरकार आपको सपोर्ट करने आएगी। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा होता नहीं है। और किसान सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई, आप जिसे खुद अपने मुंह से न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, वो दिलवा दीजिए ना। बस केवल इतनी मांग है। किसान आंदोलन में 3 काले कानूनों को वापस करने के अलावा सबसे बड़ी मांग उस समय भी यही थी, एमएसपी की लीगल गारंटी। लेकिन सरकार मानी नहीं। सरकार ने कमेटी बैठा दी, कुछ नहीं हुआ, ना होना था ना कुछ हुआ। इसीलिए किसान आंदोलन ने अपने प्रतिनिधि भी वहां नहीं भेजे। और आज सभी किसान वापस आ रहे हैं। अलग 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 राजनीतिक रुझान वाले, गैर राजनीतिक रुझान वाले, सब तरह के संगठन अब इस न्यूनतम बात पे प्रतिबद्ध है। हर एक का तरीका प्रदर्शन का अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक की न्यूनतम प्रतिबद्धता इस बात पे है कि सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी दे। उस एमएसपी की जो कि स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार संपूर्ण लागत का 1.5 गुना हो। जैसे ही वो बात शुरू हुई है, पूरे टीवी अखबार में सब कुछ लेख आने शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट आ गए, इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं। और सारा आइडिया ये है कि लोगों को डरा दिया जाए कि भाई ऐसा कुछ होने जा रहा है जिससे पूरा देश तबाह हो जाएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं एमएसपी के अर्ध सत्य। पहला अर्ध सत्य, स्वयं प्रधानमंत्री ने बोला था एमएसपी थी, है, रहेगी। मतलब क्या हम दे तो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सरकार तो दे रही है। इसमें सत्य क्या है? सच का छोटा सा अंश ये है, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 60 साल से सरकार साल में 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। लेकिन पूरा सच क्या है कि ये घोषणा केवल कागज पे रहती है। एमएसपी कागज पे थी, कागज पे है, कागज पर ही रहेगी अगर स्थिति न बदली तो। इसका मतलब है ये दावा पूरी तरह से झूठ है। उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कोई घर में घुसा नहीं है, ना घुसने दिया जाएगा इत्यादि। हकीकत ये है, सरकार के स्वयं अपने आंकड़े बार बार दिखाते हैं कि केवल 10%, एक बार शांता कुमार कमेटी ने 6% किसान बताए थे, दूसरा आंकड़ा 10% का है, कोई 15% बताता है। लेकिन सरकार का हर आंकड़ा इस बात को स्वीकार करता है कि 85% किसानों को एमएसपी के बराबर दाम नहीं मिलता। ये जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट होने की बजाय मैक्सिमम प्राइस किसान का हो गया है। सरकार के एग्रीनेट के आंकड़े में हर बार इसका जिक्र होता है कि किसानों को नहीं मिल रही है। कोई आरोप नहीं है, सरकार के हर अपने आंकड़ों में दर्ज है। सीएसीपी की रिपोर्ट हर साल बताती है कि इतने प्रतिशत किसानों को एमएसपी से नीचे मिला। तो एमएसपी केवल कागज पे है, कागज पे रहेगी। किसान कह रहे हैं कागज पे मंजूर नहीं है, हमें वास्तव में दीजिए।
अब दूसरा झूठ इसका ठीक उल्टा है। ये सरकार दो मुंह से बात करती है। एक तरफ कहती है एमएसपी दे तो दी अच्छी है, दूसरी तरफ से कहती है ना ना ना, एमएसपी दी कैसे जा सकती है, ये तो एमएसपी देना तो बाजार का काम है। अब बताइए बाजार के काम में हम कैसे आ सकते हैं। तो ये इसका दूसरा अर्ध सत्य है कि बाजार भाव तय करता है। बताइए कोई सरकार का काम थोड़ा ही है। इसका पूरा सच क्या है, ये बात कोई इसमें फिर छोटा सा सच का अंश है कि बिल्कुल सही बात है। सरकार हर चीज के दाम पूरी तरह से तय करने लग जाए जैसे सोवियत संघ में हुआ करता था, वो व्यवस्था अच्छे ढंग से काम नहीं करती है। लेकिन पूरा सच क्या है, पूरा सच ये है कि दुनिया की हर अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, अमेरिका में, दुनिया के हर देश में सरकारें बाजार के दाम में दखल देती हैं। जहां कुछ न्यूनतम मानवाधिकार का सवाल हो, जहां बाजार के फेल्योर का सवाल हो, जहां कुछ न्यूनतम लोगों को शोषण से प्रोटेक्शन का सवाल हो, इसीलिए न्यूनतम वेतन तय किया जाता है, इसीलिए एमआरपी तय की जाती है। नहीं तो सरकार कह देना कि हाँ भाई ठीक है, एक कैप्सूल का आप 1 लाख रुपए ले सकते हो, अगर कोई कंज्यूमर फंस जाए आपके तो ले लो 1 लाख रुपए, क्या दिक्कत है। नहीं, सरकार कहती है एमआरपी से ऊपर आप नहीं दे सकते। अगर कंज्यूमर को बचाने के लिए एमआरपी हो सकती है तो किसान को बचाने के लिए एमएसपी क्यों नहीं हो सकती। और इसकी बेहद जरूरत है, क्योंकि जब उल्टा होता है तब सरकार हमेशा दखल देती है। जैसे ही प्याज का दाम, किसी और चीज का दाम, दाल का दाम बढ़ने लगता है तो सरकार क्या कहती है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, किस आप गोदाम में रख नहीं सकते। जिसका मतलब है कि सरकार बाजार में दखल देती है और देना पड़ता है। तो पूरा सच ये है कि रेट तय करने में बाजार और सरकार दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है। ये कहना कि केवल बाजार तय करेगा, न दुनिया में कभी होता है, न होना चाहिए। तीसरा अर्ध सत्य है, इसी से जुड़ा हुआ है। तीसरा अर्ध सत्य है जहां सरकार कहती है भाई ये तो हमने कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि लागत का 1.5 गुना का जो फॉर्मूला है स्वामीनाथन कमीशन वाला, ये फॉर्मूला ठीक नहीं है। सरकार फुसफुसा के कहती है क्योंकि खुद तो कह नहीं सकती। खुल के कहेंगे तो लोग कहेंगे आप तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ही देश में घूम घूम के बोल रहे हैं कि स्वामीनाथन को मैं लागू करूंगा, कांग्रेस ने लागू नहीं किया। अब आप कहते हो कि फॉर्मूला ही गलत है, क्या बताया जाता है हमें, हमें अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये फॉर्मूला इसलिए गलत है क्योंकि अगर संपूर्ण लागत, जिसको तकनीकी भाषा में C2 लागत बोला जाता है, C2 लागत देखेंगे तो भाई उसमें किसान के अपने खेत का किराया भी शामिल हो जाएगा, रेंट भी। ये कैसे संभव है। मैं केवल एक सवाल पूछता हूं, जब किसी भी दुकान का खर्चा कैलकुलेट किया जाता है और लाला जी की अपने घर की दुकान होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो लाला जी क्या उस दुकान का किराया अपने खर्च में नहीं जोड़ते हैं। किसी भी फैक्ट्री को जब लागत गिनी जाती है टैक्स के लिए, किसी और काम के लिए, सब्सिडी के लिए, और वो जिस जमीन पे फैक्ट्री लगी हुई है वो उसके मालिक की जमीन है, अपनी खरीदी हुई जमीन है, क्या उसका किराया शामिल नहीं होता, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। तो जो बात उद्योग पे लागू होती है, जो बात बाकी सब पे लागू होती है, किसान पे क्यों नहीं लागू होनी चाहिए। और वैसे भी ये स्वामीनाथन कमीशन का फॉर्मूला है, किसानों ने तय नहीं किया। और अगर स्वामीनाथन कमीशन इतना ही गलत कह रहा था तो मोदी जी आप पूरी दुनिया में जाके डुगडुगी क्यों पीटते थे कि कांग्रेस ने लागू नहीं किया, मैं लागू कर दूंगा। पुरानी बातें छोड़ दीजिए। अगर स्वामीनाथन इतना ही गलत कहते थे तो भाई उनको भारत रत्न क्यों दे रहे हो। एक तरफ भारत रत्न दे रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि नहीं नहीं, जो उन्होंने बातें कही थी बेकार थी। किस तरह का ये दोहरा चरित्र है। चौथा अर्ध सत्य इसी से जुड़ा हुआ जो है सरकार की, अगला दावा जो सरकार का होता है कि किसान केवल 23 फसलों की गारंटी चाहते हैं। पलट के किसान पे कहा जाता है अरे बताइए तो, फसलें तो और भी हैं, फल हैं, सब्जी है, दूध है, अंडा है, आप सिर्फ 23 को क्यों चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि तमाम किस्म की चीजें हैं और ये 23 फसलें देश के कृषि उत्पाद का सिर्फ 28% है, बाकी 72% दूसरी चीजें हैं। लेकिन ये तो सरासर झूठ है कि किसान कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ इस 23 पे दो, बाकी सबको छोड़ दो। किसान 23 की बात इसलिए कर रहा है कि इस 23 की सूची सरकार ने जारी की। सरकार इतने सालों से केवल 23 फसलों के ऊपर 23 फसलों की सूची जारी कर रही है, सरकार 23 फसलों की एमएसपी दे रही है।
घोषित कर रही है, तो किसान कह रहा है कि अच्छा पहले इसको दे दो। किसानों की पूरी मांग ये है कि धीरे-धीरे इसको बढ़ा के बाकी तमाम चीज़ों पे भी एमएसपी होनी चाहिए, फल पे होनी चाहिए, सब्ज़ी होनी चाहिए। किसान वहाँ से शुरुआत कर रहा है जो लिस्ट सरकार ने बनाई है, किसान ने थोड़ी बनाई है 23 की लिस्ट। ये था चौथा झूठ। 5वां झूठ इन सबसे जुड़ा हुआ है। 5वां झूठ सरकार कहती है कि एमएसपी तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा की मांग है। पूरा प्रचार इस पे चल रहा है कि ये तो खाली पंजाब हरियाणा का खेल है एमएसपी। ये बात बिल्कुल सच है कि पंजाब और हरियाणा में जितनी एमएसपी पर खरीद होती है, देश के बहुत कम इलाकों में उतनी होती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि बाकी इलाकों की मांग नहीं है? ये तो सारी बात को अपने सर के बल खड़ा कर दिया। इसमें 2 झूठ हैं। पहला ये कि अब ये सच नहीं है कि केवल पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पे खरीद होती है। एमएसपी पे छत्तीसगढ़ में होती है खरीद। मध्य प्रदेश की एमएसपी की खरीद तो पंजाब हरियाणा से ज़्यादा हुई है। तेलंगाना में एमएसपी पे कुछ खरीद हो रही है, आंध्र प्रदेश में होती है, कर्नाटका में होती है। तो पहला तो ये झूठ है कि केवल पंजाब हरियाणा में होती है। और दूसरा, मान लीजिए कि सिर्फ 2 में होती है, किसान क्या कह रहे हैं? किसान तो एग्ज़ैक्टली यही कह रहे हैं ना कि आप वायदा सबको करते हो, खरीद केवल 15% की करते हो, 100% की खरीद क्यों नहीं करते? तो इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा, तो ये तो उन राज्य में होगा जहाँ आज एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है। पूरा पूर्वी क्षेत्र जो है, बिहार, अ, बंगाल, उड़ीसा, इन सब इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत है, इनको फ़ायदा होगा। तो ये कहना कि आज तक केवल पंजाब, हरियाणा में हुई है, इसलिए बाकी देश में आप माँगो ही मत, ये क्या तर्क का कुतर्क है? वास्तव में इसीलिए चूंकि पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश इत्यादि में अच्छी खरीद हुई है, बाकी देश का किसान कह रहा है कि लीगल गारंटी में आप सबको दीजिए ना। छठा झूठ कि एमएसपी का फायदा सिर्फ अमीर किसान को होगा। ये बात दो तरीके से झूठ है। क्योंकि ये और चलाया जा रहा है कि भाई सिर्फ थोड़े से चंद अमीर किसान हैं, इनके पास मर्सिडीज है, इनके पास क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें हैं, और सारा एमएसपी का फायदा तो केवल इन लोगों को मिलेगा। ये बात झूठ है 2 मायनों में। पहला तो ये कि इस देश में अधिकांश किसानों को दरअसल ये जो कहना कि अमीर किसान हैं, इस देश के किसान बहुत संपन्न हो गए हैं, ये बात तो बिल्कुल फैक्चुअली सही नहीं है। इसके आंकड़े खुद भारत सरकार की तरफ से मिलते हैं। भारत सरकार के आंकड़े यदि हम देखें, तो वो साफ बताते हैं कि इस देश के 87% 87% इस देश के किसान ऐसे हैं जिनके परिवार की आय 10,000 रुपए प्रति महीना भी नहीं है। खेती से आय की मैं बात कर रहा हूँ। कौन सा बड़ा किसान? पंजाब की आप बात करते हैं, पंजाब में भी इस वक्त 50% किसान ऐसे हैं जिनको खेती से 10,000 रुपए से कम की आमदनी होती है। जिसको आप अमीर किसान बता रहे हो, उसकी सच्चाई ये है। तो पहली तो बात ये कहना कि अमीर किसान, जिस अगर आप वो कहते हैं कि वो किसान जिसको जो भूखा नहीं है, जिसके घर में भूखे लाले नहीं पड़ रहे हैं, जो कपड़े नहीं पहन सकता, लेकिन ऐसा कहें तो फिर तो सारे मध्यम वर्ग पे लागू हो जाएगी। तो पहली तो ये बात ही झूठ है अमीर किसान वाली। दूसरी, ये कहना कि इसका फायदा सबको नहीं मिलेगा, ये भी गलत है। इस बात में सच का छोटा अंश केवल ये है कि केवल वही किसान जो कि मंडी में जाके अपनी फसल बेच सकता है, उसको एमएसपी का फायदा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसके पास मंडी में बेचने लायक फसल ही नहीं है, बाजार में बेचने लायक जिसकी फसल है ही नहीं, उसको केवल इससे फायदा नहीं मिलेगा, उसके लिए दूसरी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन जिसके पास भी थोड़ा बहुत भी है मंडी में देने लायक, और वो देश का अधिकांश किसान है, उस किसान को फायदा होगा। और जब मंडी में कुल मिला के दाम उठेंगे, तो वो किसान जो कि मंडी तक नहीं जाता, अपने घर में ही बैठ के उसको बेच देता है, उसका दाम भी इंप्रूव होगा। मंडी के दाम बढ़ेंगे तो प्राइवेट परचेजर गांव में भी आपको बेहतर दाम देने पे मजबूर होगा, क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं। तो ये तर्क था इसके बारे में कि ये जो झूठ था, अ, कि केवल इसमें कुछ चंद ही अमीरों को फायदा होगा। 7वां तर्क पर्यावरण के नाम पे दिया जाता है। कहा जाता है कि इससे देखिए पहले ही देश में जरूरत से ज्यादा धान और गेहूं पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा के अंदर पानी का संकट आ गया है।
और आप एमएसपी और देना शुरू कर देंगे तो गेहूं और धान के ऊपर निर्भरता और बढ़ जाएगी। पहले ही बर्बाद है हरियाणा और पंजाब का पानी तो, और पानी तो खत्म हो जाएगा, और देश में हम जरूरत से ज्यादा धान उगाते हैं। इसमें भी सच का अंश है। सच का अंश ये है कि देश के जिन इलाकों में जहाँ पानी नहीं है वहां धान उगाया जाता है, और इससे नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। और धान का एक्सपोर्ट करना या गन्ने का एक्सपोर्ट करने का मतलब तो है हम पानी इस देश का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हमें नीति ऐसी होनी चाहिए जो इसको एनकरेज ना करे। लेकिन इसका पूरा सच ये है कि दरअसल इस बीमारी का इलाज है एमएसपी। आज किसान धान और गेहूं सिर्फ क्यों उगाता है? हरियाणा में पहले चना उगाया जाता था, पंजाब में इतना मक्का उगाया जाता था, आज क्यों नहीं होता? कारण ये है कि किसान को पता है कि खरीद तो केवल दो ही फसलों की होनी है, तो फिर वही दो उगाता है। जिस दिन आप बाकी 23 फसलों पे दाम देना शुरू करेंगे तो फिर किसान कहेगा ठीक है, मैं वो चीजें करूंगा जिसकी मुझे आदत है, जो मेरे फसल के लिए ठीक है, मेरी मिट्टी के लिए सही है, मैं वो फसलें करूंगा। तो दरअसल ये समस्या का कारण नहीं है, ये तो दरअसल समस्या का समाधान है। जैसे ही आप सभी फसलों पे देना शुरू करेंगे, तब आप किसान को डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी कह सकते हैं। फसल बदल जो है, डाइवर्सिफिकेशन यानी कि जरूरत से ज्यादा धान मत कीजिए, आप चना कीजिए, आप मक्का कीजिए, दाल कीजिए। जिस दिन आप दाल में एमएसपी देना शुरू करेंगे कायदे से, किसान खुशी से दाल करेगा। तो ये तो समस्या नहीं है, दरअसल समस्या का समाधान है ये। आठवां और बहुत बड़ा झूठ जो इस वक्त चलाया जा रहा है कि एमएसपी देने से तो ये पूरे देश का खजाना ही खाली हो जाएगा, और ऐसे ऐसे आंकड़े दिए जा रहे हैं कि सरकार अफोर्ड ही नहीं कर सकती। साहब बताइए क्या आंकड़े दिए जा रहे हैं? 10 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। पहले जब हम किसान आंदोलन में गए थे बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से, तब बताया, उन्होंने कहा था अरे 16 लाख करोड़ का खर्चा हो जाएगा। इस पे सुन के मुझे इतनी हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। मतलब क्या समझते हैं, पूरे देश को मूर्ख समझते हैं क्या ये लोग? जो 8वीं कक्षा का गणित है वो भी आप नहीं जानते हैं क्या? मुनाफा और घाटा क्या होता है? वो होता है जो आपकी खरीद है, जितने में खरीदा और जितने में बेचा उसका अंतर होता है। अगर सरकार 2300 रुपए में मान लीजिए गेहूं खरीद रही है, तो सरकार उसको खरीद के आग तो नहीं लगा देगी ना। 2300 रुपए सरकार का खर्चा नहीं है। 2300 में खरीदा, मान लीजिए 1900 में बेचा, तो सरकार का खर्चा तो 400 रुपया हुआ ना, और नहीं हुआ। ये सिंपल बात नहीं बताई जाती है। जो 10 लाख करोड़ रुपए आपको बताया जा रहा है, 10 लाख करोड़ सरकार का किस दिन खर्च होगा? अगर सरकार पूरा धान, पूरा गेहूं, सारी दाल, सारे तिलहन सब खरीद ले और उसको आग लगा दे या उसको समुद्र में फेंक दे, तब 10 लाख करोड़ खर्च होगा। वास्तव में सरकार खरीदेगी तो बेचेगी भी तो, उसका केवल डिफरेंस होता है। और इसका अच्छा खासा अनुमान लगाया जा चुका है कि मार्केट प्राइस और एमएसपी में कितना अंतर है। आज से पिछले 3 4 5 दिन पहले क्रिसिल करके एक संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, कोई ऑपोजिशन की नहीं है। उन्होंने पूरा अनुमान लगा के बताया कि अगर पिछले साल ये किया जाता तो 21,000 करोड़ रुपया का खर्चा आता। सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया। याद रखिए, इस देश में मनरेगा का बजट हर साल का 70,000 करोड़ रुपए का है। केवल 21,000 करोड़ रुपए का खर्च है पिछले साल का। जिस साल फसलों के दाम बहुत गिर जाते हैं, ये ज्यादा खर्चा होगा। मैंने इसका अनुमान लगाया था सन 2017-18 के अंदर। उस साल हमारा अनुमान था कि 47,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। 25,000, 47,000, 50,000, 1 लाख करोड़ भी। इस देश का बजट 47 लाख करोड़ का है। क्या आप 2% किसान के लिए नहीं निकाल सकते? इतना इस तरह की जो बातें की जाती हैं, और वो तब आप इसके लिए नहीं निकाल सकते, लेकिन आप 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल इस देश के बड़ी कॉरपोरेट को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के नाम पे दे सकते हो। आप कॉरपोरेट का टैक्स घटा सकते हो, जिससे कि देश को 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और पिछले 10 साल में बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े लोगों के 14 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में चले गए हैं, उनका लोन माफ कर दिया गया है। तो मतलब मित्रों के लिए पैसा है, किसान के लिए नहीं है। तो इसका पूरा सच यही है कि जो मित्रा के लिए जितना खर्चा आप करने के लिए तैयार हैं, उसका तो एक छोटे से हिस्से से काम चल जाएगा। हाँ, कुछ पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। किसान को एमएसपी देनी है,
तो जेब में तो हाथ डालना पड़ेगा, खाली शब्दों से नहीं मिलेगी एमएसपी, लेकिन वो खर्च इतना छोटा है। और याद रखिए, जो पैसा किसान की जेब में जाएगा वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में घूमेगा, तेजी से चलेगा, वो मोबाइल पैसा है, वो पैसा, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारे देश के लिए अच्छा है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को उससे फायदा है, बात हर अर्थशास्त्री कहता है। नौवां झूठ कि एमएसपी देने से महंगाई बढ़ेगी। अब इसमें भी सच का छोटा सा अंश है, छोटा अंश ये है कि हाँ, यदि किसान को फसल का ठीक दाम मिलेगा तो उसका दामों पे असर होगा, लेकिन उसमें दो बात याद रखिए कि जो किसान को आप देते हैं, आप जिस किसान की गेहूं आप लेते हैं 22 रुपए में, वो आटा कितने में लेते हैं? आटा उसका कंज्यूमर लेता है 40 रुपए में, 50 रुपए में, क्वालिटी बढ़ा के 60 रुपए में भी दिया जाता है। तो असली महंगाई किसान की वजह से नहीं होती है, बिचौलियों की वजह से होती है। दूसरी बात याद रखिए कि इस देश के गरीब को सस्ता अनाज मिले, ये देश की प्रतिबद्धता है, लेकिन इस देश के मिडिल क्लास को क्यों सस्ता अनाज दिया जा रहा है? इसकी कहां से प्रतिबद्धता है? क्यों मुझे सस्ता अनाज मिले? हम में से अधिकांश लोग जो इनकम टैक्स देते हैं, उन सब लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को, सब लोगों को सस्ता अनाज क्यों मिलना चाहिए? गरीब को मिलना चाहिए। और गरीब को सस्ता अनाज दिया जाए, इसका बोझ गरीब किसान के कंधे पे क्यों डाला जाता है? सरकार खरीदे उसको ठीक दाम में और उसके बाद जितने में सस्ते में देना चाहे दे। ये दो अलग कार्यक्रम है, इनको आप जोड़ नहीं सकते हैं। 10वां और आखिरी झूठ कि कानूनी गारंटी बताइए कैसे दी जा सकती है? ठीक है, योजना है, दे देंगे, एमएसपी दे सकते हैं, पर कानूनी बना के हम अपने हाथ कैसे बांध सकते हैं? फिर दो चीज याद दिलाता चाहता हूं, इसमें जरूर सच है कि कानूनी गारंटी देने से बंधन बढ़ेगा। कानूनी गारंटी देने का मतलब होगा कि अब इसको देना पड़ेगा, सरकार पे बंधक बनेगी सरकार। लेकिन ये तो जरूरी है ना। पहली बात याद रखिए, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात करने वाला व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में। और दूसरी बात याद रखिए कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की जो संभावना है वो उतनी ही है जितना बाकी सब चीजों की। भैया, जब एनएफएसए कानून बन सकता है, जब मनरेगा का कानून बन सकता है, तो एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनता? वो कहते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बिल्कुल सही बात है, एमएसपी का कानून बनाना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसको इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये सरकार कोल माइंस का ठेका नहीं देती, वो आसान है। सरकार एयरलाइंस के टैरिफ तय नहीं करती, वो आसान है। सरकार बिजली की अलग अलग कैटेगरीज के लिए योजनाएं नहीं बनाती, वो आसान है क्या? कठिन है, लेकिन उतना कठिन नहीं है जितने बाकी सब सरकार योजनाओं के डिसीजन लेती है। सरकार को हमेशा कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनमें से एक है, असंभव नहीं है। तो 100 बातों की एक बात कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने इसकी स्पष्ट घोषणा की है कि स्वामीनाथन आयोग के आधार पर एमएसपी की गारंटी देगी। आरजेडी ने इसका समर्थन किया है।